हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियाँ। देखो, कार्य की प्रमुखता के आधार पर अधिवासियों को दो प्रधान वर्ग बनाए थे हमने। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, जिसमें ग्रामीण अधिवास वह होते हैं जिसकी अधिकांश जो जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहती है। यानी कि वहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्य यानी कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्य कार्य, इन सभी कार्यों में लगी रहती है। तो इन सभी कार्यों को प्राथमिक कार्य कहा जाता है। ग्रामीण अधिवासियों को ग्राम या गांव भी कहते हैं। और देखो, हमें पता है कि जो ग्रामीण अधिवास है वो नगरीय अधिवासियों की तुलना में लघु आकार के होते हैं, यानी छोटे आकार के होते हैं, और संरचना उनकी सरल होती है। और जो ग्रामीण अधिवास है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नगरों की अपेक्षा थोड़े पिछड़े होते हैं। और तो यही कारण है कि जो विकसित देश है उनकी अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है और वहाँ ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अल्प है। जबकि जो पिछड़े और विकासशील देश हैं उनकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और मुख्यतः कृषि, पशुपालन आदि प्राथमिक कार्यों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। अब देखो, ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार। तो ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण अधिवासियों की स्थिति, आकारिकी, समूहन तथा गृह अंतरण आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में इनको विभक्त किया जाता है। लेकिन अब जो हम ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं इसमें हम ग्रामीण अधिवासियों को विभिन्न मकानों का एकत्रीकरण, बसाव प्रतिरूप, अधिवासियों के बीच की दूरी के आधार पर इनको हम चार भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि प्रकीर्ण अधिवास, एकत्रित या सघन या अभिकेंद्रित अधिवास, संयुक्त अधिवास या अर्ध सघन अधिवास या अपखंडित अधिवास। सबसे पहला आता है प्रकीर्ण अधिवास। तो देखो, अत्यंत जो लघु आकार वाले जो ग्रामीण अधिवास है और इनमें देखो घरों की संख्या बहुत सीमित होती है, यानी कि 2 या 4 होती है। और इन अधिवासों को एकाकी या छितरे हुए अधिवास भी कहा जाता है। और प्रत्येक ग्रह एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि ग्रहों के बीच की जो ग्रह होते हैं या जो मकान होते हैं उनके बीच की दूरी के आधार पर हम अगर देखें तो ये बहुत दूरी पर स्थित होते हैं। 1 या 2 या 4 ही मकान होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि अत्यंत छोटे आकार का होता है जो प्रकीर्ण अधिवास होता है, और इसमें घरों की संख्या एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं। और विशेषतः एक घर में केवल 1 या 2 परिवार ही रहते हैं और एकाकीपन होता है। तो ये सभी थे प्रकीर्ण अधिवास की विशेषताएं। एकाकी अधिवास जो वर्तमान में विकसित हुए हैं, क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था कि जंगली जानवरों की भय से या विदेशी आक्रमणकारियों के आतंक से लोग समूह में रहना पसंद करते थे और वहाँ पर सघन बस्तियों या सघन अधिवासों का निर्माण होता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, तो लोग एकाकी अधिवास बना के रहते हैं। वर्तमान में जो विस्तृत कृषि क्षेत्रों में एकाकी गृह बने हुए हैं या वास गृह हैं वो भी प्रकीर्ण अधिवासों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और देखो, विश्व के जितने भी प्रकीर्ण अधिवास है वो अधिकतर प्रतिकूल जलवायु प्रदेशों, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों, विभिन्न घास के मैदानों में, बंजर तथा अनुपजाऊ कृषि क्षेत्रों में, विस्तृत कृषि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखो, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास विश्व के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दशाएं मानवीय निवास के प्रतिकूल होती हैं। यानी कि जहां पर मानव निवास के अनुकूल जलवायु नहीं मिलती है वहां पर एकाकी या प्रकीर्ण अधिवास विकसित होते हैं। जैसे कि भूतल के जिन भागों में प्राकृतिक दशाएं जैसे स्थला करती है, जलवायु, जलाशय, मिट्टी, वन, जीव जंतु आदि मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, तो वहाँ पर बड़े और सघन ग्रामों का निवास
नहीं हो पाता और वहाँ पर छोटे छोटे लघु आदिवासी बनते हैं। इसी तरह ऊंची नीची पहाड़ी भूमि न तो अधिक जनसंख्या के भरण पोषण कर सकती है और ना वहाँ पर पर्याप्त संसाधन होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर बड़े अधिवास के बसने के लिए पर्याप्त भूमि भी नहीं होती और न ही यातायात के साधन भी उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार साधन विहीन और अनुपयुक्त भूभागों पर परकीण अधिवासों का विकास होता है। इसी तरह जिन प्रदेशों में जीविका के लिए आर्थिक संसाधनों का अभाव होता है वहाँ परकीण अधिवास पाए जाते हैं। जैसे कि कहीं पर कृषि भूमि उपजाऊ नहीं है, दलदली है या ऊषर है या बंजर है या अनुपजाऊ है, तो इन सभी भागों में परकीण अधिवास की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा जो क्षेत्र सुरक्षित हैं वो भी परकीण अधिवासों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अगर किसी जगह पर हिंसक जंगली जानवरों का या चोरों का, लुटेरों का, आक्रमणकारियों का, इन सब का खतरा बना रहता है तो वहाँ पर परकीण अधिवास विकसित नहीं होते हैं। तो सुरक्षित स्थान परकीण अधिवास को प्रोत्साहित करते हैं। समतल उपजाऊ मैदानी भागों में जो असुरक्षा की संभावना नहीं होती है, अधिक उत्पादन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ कृषक अपने परिवार के साथ कहाँ रहते हैं, खेतों में रहने लग जाते हैं और जिससे परकीण अधिवासों का उद्भव होता है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का भी अधिवासों के वितरण पर प्रभाव पाया जाता है। भूस्वामी या सामाजिक संगठन का प्रभाव अधिवासों के आकार और प्रकृति पर भी देखा जाता है। और देखो परकीण अधिवासों के विकास के लिए अधिकतर आर्थिक कारक ही प्रमुख होते हैं और इसके लिए संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन तथा कुछ सामाजिक परंपराओं तथा मूल्यों का ह्रास भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि अगर परिवार का विघटन हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं, तो उसमें एक परिवार कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लग जाता है, तो ये सभी परकीण अधिवास के लिए मतलब कहीं न कहीं आवश्यक है। ये जो परकीण या एकाकी अधिवास है अधिकतर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आदि के स्टेपी घास के मैदानों में, अब देखो ये जो मिलते हैं ये इन क्षेत्रों के जो घास के मैदान हैं, इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पेरी क्षेत्र हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। इसी तरह जो है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, अफ्रीका महाद्वीप के वेल्ड घास के मैदान तथा सहारा और कालाहारी के मरुस्थल। अब देखो ये सभी जो मैं बता रही हूँ ये क्या है, मानव निवास के प्रतिकूल दशाओं वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय भाग है ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास क्षेत्र या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो कि पूरा रेगिस्तान है उन क्षेत्रों में, भारत में थार के मरुस्थल, उत्तरी पूर्वी वन क्षेत्र हैं या शिवालिक जम्मू कश्मीर की घाटियाँ, पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में, और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ी और वन क्षेत्रों में परकीण बस्तियां पाई जाती हैं। अब परकीण अधिवास के गुण क्या क्या हैं, तो परकीण अधिवास के कुछ गुण हैं जैसे कि आर्थिक दृष्टि से ये लाभदायक है। क्यों, देखो किस तरह से लाभदायक है कि अगर कृषक अपने परिवार के साथ खेत में रहता है तो वो फसलों की देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएगा क्योंकि वो अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में कृषि कार्य करने में लगाएगा। तो इस तरह से जो दूरवर्ती निवास क्षेत्रों से खेत में आने जाने का जो समय होता है उसकी इसमें बचत हो जाती है। कि अगर ये समझो कि कोई गांव में रहता है और उसको खेत में जाने के लिए फिर वापस आने के लिए जो समय लगता है उसको वो उस समय की वो बचत करके अपने खेत में लगाता है, कृषि कार्यों में लगाता है, तो ये उसके लिए लाभप्रद होता है और इसका आर्थिक पक्ष अधिक मजबूत और आशाप्रद होता है। इसी तरह सघन ग्रामों से दूर रहते हुए, जैसे कि अगर गांव से दूर रहता है तो कृषक जो परंपरागत कृषि प्रणाली है उसको छोड़कर उन्नतिशील नवीन वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र होता है, यानी कि वो परंपरागत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए बाध्य नहीं रहता है और इस तरह से वो अपने खेतों पर रहते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त करने में समर्थ होता है। अगला है कि जहाँ पर सीमित भूमि और अभावग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ
सघन अधिवासों का विकास नहीं हो सकता है, तो ऐसे क्षेत्र प्रकीर्ण अधिवास के विकास के लिए लाभदायक होते हैं। इसके कुछ दोष भी हैं कि प्रकीर्ण अधिवास सामाजिक दृष्टिकोण से निराशाजनक होते हैं, क्योंकि जब एकत्रित अधिवासों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें पारस्परिक सहयोग, सद्भावना, सहकारिता, सौहार्द्र आदि गुणों का विकास होता है और विभिन्न परिवार आपस में आपदा की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करते हैं। लेकिन जो प्रकीर्ण अधिवास होता है उसमें इस तरह का सामाजिक लाभ नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वो अधिक दूर दूर रहने के कारण विभिन्न परिवारों के बीच में संपर्क ही नहीं हो पाता है। तो ये इसका एक दोष है। दूसरा है कि प्रकीर्ण अधिवासों में सामुदायिक सहयोग का अभाव पाया जाता है और जैसे कि सघन अधिवास है उनमें उत्सव, विवाह, इन सभी कार्यों के लिए लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो इस तरह से जो प्रकीर्ण अधिवास होते हैं इसमें इस तरह के सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से प्रकीर्ण अधिवास दोषपूर्ण होते हैं। जिन भागों में हिंसक पशु, चोर, लुटेरे, आतंकवादियों का भय होता है वहां पर रहने वाले जो प्रकीर्ण अधिवास में जो रहते हैं परिवार, वो अधिक असुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से असुरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रकीर्ण अधिवास दोषपूर्ण या हानिप्रद होते हैं। अब दूसरा प्रकार आता है एकत्रित या सघन अधिवास। एकत्रित या सघन अधिवास के अंतर्गत उन ग्रामीण अधिवासों को सम्मिलित किया जाता है जो पास पास कई ग्रहों के समूह होते हैं, यानी कि जिसमें सारे मकान पास पास बने होते हैं और एक पुंज के रूप में होते हैं, उनको एकत्रित या सघन अधिवास कहते हैं। अब ये जो अधिवास होते हैं वो प्रकीर्ण अधिवासों की तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं और एकत्रित अधिवास को ही क्या कहते हैं, ग्राम या गांव कहते हैं। और जो अधिकतर एकत्रित अधिवास है वो नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदानों में पाए जाते हैं। अब देखो सघन अधिवास है वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के घोतक माने जाते हैं और यहाँ पर जो कृषक है वो स्थायी रूप से समूह में एक स्थान विशेष पर अपनी बस्ती बनाकर रहता है। दिन में अपने खेतों पर कार्य करने चले जाते हैं और रात को वापस अपने उस जगह या मकान में लौट आते हैं। प्राचीन काल से देखो मनुष्य क्या करता था कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं या बाहरी आक्रमणों से रक्षा के दृष्टिकोण से समूह में रहना अधिक आवश्यक समझता था और यहीं से सघन अधिवासों का उद्भव और विकास हुआ था। और वर्तमान में भी जहाँ पर अभी भी इन सब का डर है, जैसे कि सघन जंगल है, वहाँ मानव जंगली जानवरों के भय के कारण एक जगह पर एकत्रित रूप में घर बनाकर रहते हैं। तो ये सभी जैसे कि विश्व की विभिन्न नदियों की घाटियाँ हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, हांगो, यांगत्से कियांग, मिसिसिपी, अमेजन, कांगो आदि नदियों की घाटी के उपजाऊ मैदानों में सघन अधिवास पाए जाते हैं। इनके कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। जैसे एकत्रित अधिवासों में सहकारिता, सहयोग, सद्भावना तथा अन्य मानवीय गुणों का विकास होता है और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी अधिक सबल और समर्थ है, क्योंकि समूह में रहते हुए ग्रामवासी क्या करते हैं, हिंसक पशु, आक्रमणकारी, लुटेरों आदि का मुकाबला करने में समर्थ होते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो सामाजिक समाज उपयोगी उत्सव, मेले आदि कार्यक्रमों का आयोजन सामुदायिक रूप से ही संभव हो पाता है और सामुदायिक रूप से तभी हो पाएगा जब वो एकत्रित अधिवास में रहते हैं। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि कृषि व अन्य उत्पादन कार्यों में पर्याप्त समय नहीं दे पाते, क्योंकि उनको अपने घर से खेतों के आने जाने में उनका समय व्यर्थ चला जाता है और वो उनको अपने कृषि कार्यों में अधिक समय नहीं दे पाते, जिसके कारण उनका उत्पादन कम प्राप्त होता है। खेतों से दूर रहने के कारण वो अपनी फसलों की भी देख रेख भली प्रकार से नहीं कर पाते, जिसके कारण उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी बार क्या होता है, विभिन्न सामाजिक वर्ग होते हैं उनमें झगड़े और कलह हो जाते हैं और जिसके कारण सामाजिक जो वहाँ का वातावरण है वो बिगड़ता है।
अब तीसरा आता है संयुक्त और अर्ध सघन, चौथा है अर्ध सघन। तो ये भी एक जो सघन या एकत्रित अधिवास है उसके ही उप प्रकार हैं, लेकिन हम इन्हें इसको अलग से अध्ययन कर रहे हैं। संयुक्त अधिवास में क्या होता है, एक केंद्रीय गांव होता है और उसके साथ ही गांव की सीमा के अंदर ही कुछ छोटे छोटे हैमलेट्स या नंगले या आप कहो कि ढानियाँ बन जाती हैं। तो ये जो पूर्वे होते हैं या नंगले होते हैं, विभिन्न परियोजनों हेतु केंद्रीय गांव को छोड़कर एक या अनेक परिवारों का अपेक्षाकृत एक छोटा समूह होता है, जो केंद्रीय जो गांव होता है उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है और इसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। तो इसको बोलते हैं संयुक्त अधिवास। अगला आता है अपखंडित या अर्धसघन। तो इसमें देखो कोई केंद्रीय बसाव नहीं होता है और इसमें विभिन्न जो मकान है वो अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं और वो सभी मिलकर एक अधिवास का निर्माण करते हैं, यानी कि इसमें आपस में जुड़े हुए या सघन अधिवास नहीं मिलते हैं। इस कारण से इनको अर्ध सघन या अपखंडित अधिवास कहते हैं। इसमें विभिन्न जो मकान होते हैं या गृह होते हैं उनमें कुछ दूरी या खाली भूमि छोड़कर बसे हुए होते हैं। ये न तो एकाकी होते हैं और न ही सघन अधिवास हैं। और ये जो अधिवास है वो कम उपजाऊ भूमियों, बाढ़ क्षेत्रों और नदियों के डेल्टाई भागों में देखे जा सकते हैं। अब देखो ये मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आता है परकीर्ण। तो देखो परकीर्ण में एक घर यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इनके बीच की दूरी क्या है, काफी अधिक है और इसमें गृहों की संख्या भी क्या है, कम है। दूसरा आता है सघन। तो देखो ये गांव है और इसमें पूरा आपस में कैसे सघन बसा हुआ है। अगला आता है संयुक्त। तो देखो संयुक्त में क्या है कि ये केंद्रीय बसाव और इसके साथ कुछ क्या है, नंगले या पूर्वे जुड़े हुए हैं, बीच में केंद्रीय बसाव है। अगला आता है अवखंडित। तो अवखंडित में क्या है, देखो घर बने हुए एक गांव की सीमा पर इनके बीच में खाली भूमि है या आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पर कोई केंद्रीय बसाव नहीं है और घर आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो ये थे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। 4 प्रकार के हैं, परकीर्ण अधिवास, सघन या एकत्रित अधिवास, संयुक्त अधिवास और अपखंडित अधिवास।